जय हिंद साथियों। आज है 31 जुलाई। आज ही के दिन मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में बनारस के पास लमही नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनका बचपन बहुत ही कष्टपूर्ण था। इन्होंने लगभग 350 कहानियाँ लिखी, 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे। इनके आँख रूपी कैमरे से कोई भी वर्ग ओझल नहीं होने पाया, चाहे वह उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, बाल वर्ग हो, शहर हो, गांव हो। सबकी संवेदनाएं और मनोविज्ञान को उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से इस तरह से पिरोया कि इनकी कहानियाँ आज तक प्रासंगिक बनी हुई हैं। कौन ऐसा हिंदी साहित्य प्रेमी होगा जो प्रेमचंद को ना जानता हो, या कहूँ कि मुंशी प्रेमचंद को ना जानता हो। आज से मैं मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ आपके सामने लेकर आऊँगा, और यकीन मानिए इन कहानियों को केवल इसलिए नहीं पढ़ना है कि ये कहानियाँ हैं, लेकिन इसलिए भी पढ़ना है कि इन कहानियों का जो भाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है इंसान के जीवन के लिए। आज मैं जिस कहानी को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ उसका नाम है बड़े घर की बेटी। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम परिवार की स्थिति बताई है और दिखाया है कि किस तरह से एक महिला अपने परिवार को संभाल सकती है, संवार सकती है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे। इनके बाप दादे बहुत धनाढ्य हुआ करते थे, लेकिन आज की परिस्थिति में इनकी हालात उतनी अच्छी नहीं है। एक मध्यम परिवार कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। इनके बाप दादों के समय इनके दरवाजे पे हाथी बंधे रहते थे, घोड़े बंधे रहते थे, लेकिन आज बेनी माधव सिंह के दरवाजे पे एक भैंस बंधी हुई है जिसके शरीर में केवल हड्डियां ही दिख रही है, लेकिन दूध बहुत देती है। ठाकुर साहब के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है श्रीकंठ, जो बहुत पढ़ाकू किस्म का इंसान हुआ करता है। बीए की डिग्री उस समय पास करता है, और इस बीए की डिग्री के लिए उस अभी तक का जीवन उसने आहुति कर दी थी। पढ़ लिख कर वो इलाहाबाद में नौकरी कर रहा है। ठाकुर साहब के छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी रहता है, जो दोहरे बदन का सजीला जवान, भरा मुखड़ा, चौड़ी छाती वाला इंसान है। वो सुबह उठते ही भैंस का 2 सेर दूध पीता है और उसके जीवन में कोई टेंशन नहीं है। मस्ती से अपना जीवन यापन कर रहा है। बड़ा बेटा श्रीकंठ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई किया है, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी संस्कार, अंग्रेजी समाज के जो मूल्य हैं उनको स्वीकार नहीं करता। वह दशहरे के दिनों में गांव आता है और गांव में रामलीला का आयोजन करवाता है। उसमें किसी पात्र को खुद निभाता है। इस वजह से उसका गांव में बहुत सम्मान है। लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। लोग कहते हैं कि देखिए, अंग्रेजी से इतना पढ़ा लिखा विद्वान होने के बाद भी अपने संस्कारों को नहीं भूला। बड़े बेटे श्रीकंठ की शादी आनंदी से होती है। आनंदी बड़े उच्च कुल की लड़की थी। बाप छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। उनके घर पे हाथी बंधे रहते थे। नाम था भूप सिंह। बड़े ही उदार चित्त, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे। दुर्भाग्य से एक भी लड़का नहीं था। 7 लड़कियां हुई, दैव योग से सारी जीवित थी। आनंदी 4थे नंबर की थी। सुंदर थी, सुशील थी, और कदाचित
माँ बाप को सुंदर संतानों से प्रेम ज़्यादा होता है, तो भूप सिंह को अपने आनंदी से ज़्यादा ही प्रेम था। एक बार चंदा इकट्ठा करने के वास्ते श्रीकंठ भूप सिंह के यहाँ जाते हैं, तो भूप सिंह इनसे प्रभावित हो जाते हैं और ठान लेते हैं कि आनंदी की शादी हम श्रीकंठ से ही करेंगे। श्रीकंठ और इनके पिता बिनी माधव सिंह की स्थिति इतनी अच्छी नहीं रहती है, लेकिन जब से आनंदी इनके घर आ जाती है तो यहाँ तो ना तो खिड़कियाँ हैं, फर्श भी नहीं है, कालीनें नहीं है, दीवारों पर फोटो नहीं टंगी है। उसको अपना भाग्य पता चल जाता है कि मेरे भाग्य में यही है, तो उस घर के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेती है। एक दोपहर की बात है, लाल बिहारी 2 चिड़ियों को मार कर लेके आता है और कहता है, भाभी बहुत भूख लगी है, जल्दी से उनको पका दो, मैं झट नहा धोकर आता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आनंदी बोलती है, तुम बस नहा कर आओ, मैं पकाती हूँ। आनंदी को इतनी समझ नहीं थी कि कितना घी डालना है। पाव भर घी था, उसने पूरे घी में मांस को उबाल दिया और बनाकर रख दिया। लाल बिहारी जब खाने के लिए आकर बैठता है तो देखता है दाल में घी नहीं है। पूछता है, दाल में घी क्यों नहीं है? आनंदी कहती है, घी सब मांस में डाल दिया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया था, इतना जल्दी उठ गया? आनंदी बोली, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वो सब मैंने मांस में डाल दिया। भूख से बौला लाल बिहारी भड़क उठा, बोला, मायके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। स्त्री गाली सह सकती है, मार भी सह लेती है, पर मायके की निंदा उससे सही नहीं जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा वो भी 9 लाख का, वहां इतना घी नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल उठा, थाली उठाकर पटक दी, बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी गुस्सा आ गया, मुंह लाल हो गया, बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखा देते। इतने में उसने खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंका। हाथ नहीं लगा लेती तो सिर फट जाता। अंगुलियों में चोट आई, खून निकल आया। वो वहाँ से उठ खड़ी हुई और सीधे अपने कमरे में चली गई। वो पत्ते की भांति कांप रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था। कहते हैं कि स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसके अपने पति के बल और पुरुषत्व पर घमंड होता है। श्रीकंठ हर शनिवार को इलाहाबाद से घर आया करते थे। आनंदी ने 2 दिन खाना नहीं खाया, बस इंतजार कर रही थी, आने बस दो, बताती हूँ। श्रीकंठ शनिवार के दिन शाम को 8 बजे घर आया। दरवाजे पर गांव के लोग जमा हो गए, क्योंकि उनको देश दुनिया की खबरें श्रीकंठ से ही मिला करती थी। 8 बज गया, 9 बज गया, आनंदी अपने कोप भवन में बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी। 9 बजे लोग जाने लगे। जैसे ही सारे लोग चले गए, थोड़ा सा एकांत हुआ। लाल बिहारी सिंह बोला, भैया आप ज़रा भाभी को समझा दीजिए, मुंह संभाल कर बात किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बिनी माधव सिंह भी वहीं पे खड़े थे। उसने अपने छोटे बेटे की हाँ में हाँ मिलाए, बोला, हाँ सही कह रहा है। बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी फिर तमक कर बोला, वह बड़े घर की बेटी है तो हम कोई कुर्मी कहार थोड़ी ना है। श्रीकंठ बोला, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। जब देखो मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। इतना कहकर लाल बिहारी
अपने कमरे चला गया। श्रीकंठ सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में जाते हैं। देखते हैं कि आनंदी चुपचाप बैठी हुई है। श्रीकंठ से पत्नी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, हाँ प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक गई। आनंदी बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस कर रख दूं। श्रीकंठ कहता है कि इतनी गर्म क्यों हो रही हो, बताओ तो क्या हुआ? और स्त्री के स्वभावानुसार आनंदी रोने लगी। श्रीकंठ धैर्यवान और शांति पुरुष थे। गांव के झगड़े वही निपटाया करते थे, लेकिन आज न जाने उन्हें क्या हो गया। कहते हैं कि स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि को भड़काने में तेल का काम करते हैं। रात भर श्रीकंठ करवटें बदलते रहे। बोले, इतनी हिम्मत कि मेरे पत्नी पर चप्पल फेंक के मारे? अरे ऐसा तो मैंने नहीं देखा। जैसे ही सुबह होती है, श्रीकंठ उठकर पहले अपने पिता के पास जाता है। कहता, दद्दा दद्दा, अब इस घर में हमारा निर्वाह नहीं हो सकता। बेनी माधव सिंह श्रीकंठ को देखते हुए बोले, क्या हुआ? बोले, अरे जिस परिवार में छोटे बड़े का कोई आन कायदा नहीं, सम्मान अपमान को कोई फिक्र नहीं, उस घर में रहने से ही क्या फ़ायदा? बेनी माधव सिंह कहने लगे कि देखो, स्त्रियां घर को जलाकर राख कर सकती हैं, समझदारी से काम लो। वो तुम्हारा भाई है, यदि तुम्हें लगता है कुछ तो उसे तुम थप्पड़ मार सकते हो, उसे समझा सकते हो। श्रीकंठ बीच में ही बोल पड़ा, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। क्यों? एक स्त्री के पीछे? बेनी माधव सिंह बोले, अरे तुम्हारा छोटा भाई है, माफ़ कर दो, तुम्हें जो कहना है उसको बुलाकर समझा दो। नहीं नहीं, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। वह घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा हो तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप ही संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस यही मेरा अंतिम फैसला है। बेनी माधव सिंह अवाक रह गए, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहूँ। गांव के लोग, मोहल्ले के लोग सारे इकट्ठे होने लगे थे। सबको घर की फूटन सुनने का नशा चढ़ रहा था। सारी स्त्रियां अपने अपने घरों से निकलकर बाहर मज़ा ले रही थी। बेनी माधव सिंह को यह सहा नहीं जा रहा था। वो अपने बेटों को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्रीकंठ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर खड़ा सुन रहा था। लाल बिहारी सिंह अपने भाई का बहुत सम्मान करता था। उसके सामने चारपाई खटिए में भी नहीं बैठ सकता, बीड़ी सिगार भी नहीं फूंक सकता था। श्रीकंठ को देखकर लाल बिहारी दाएं बाएं हो जाया करता था। कभी भी उसने अपने बड़े भाई से मुंह लड़ाया नहीं था। और श्रीकंठ भी अपने छोटे भाई को बहुत, इलाहाबाद से जब भी आया करता था तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाता था। अभी हाल ही में तो उसने एक नए मुकद्दर बनवाया था इसके लिए। वो बहुत स्नेह करता था अपने छोटे भाई पर। लेकिन लाल बिहारी सिंह ने यह सुना कि भैया कह रहे हैं कि मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता, तो वह सीधा वहाँ से गया, अपने बक्से में अपने कपड़े डाले और खूब फपक फपक कर रोया, खूब रोया। उसे लग रहा था कि आज भैया को क्या हो गया। वो कई दिन से उतावला था कि भैया आएंगे और मुझे बुलाएंगे, डांटेंगे और समझाएंगे। उसे एहसास हो गया था कि मैंने गलत किया है, लेकिन आज तो कुछ अलग ही हो गया। अंततः उसने निर्णय किया कि मैं इस घर में नहीं रहूँगा। यदि भैया मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं ही चला। भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ इस घर पर ना रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं चाहता हूँ उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। और इतना कहते उसका गला भर आया। इसी दौरान, इसी समय श्रीकंठ बाहर से
अपने कमरे में आया जहाँ आनंदी बैठी हुई थी। आनंदी ने श्रीकंठ से कहा कि देखो लल्ला बाहर खड़े रो रहे हैं, उन्हें अंदर बुला लो। श्रीकंठ बोला, मैं क्यों बुला? लाल बिहारी बाहर खड़े रोता रहा। कहते हैं ना, मन का मैल धोने के लिए नैन जल से उपयुक्त कोई और वस्तु नहीं होती। लाल बिहारी बोला, भाभी भैया से प्रणाम कह दो, और इतना कहकर चलने लगा। आनंदी को जब पता चला कि भैया जा रहे हैं तो दौड़ कर आई और लाल बिहारी का हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने बोला, भाभी मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी कहती, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। लाल बिहारी कहता है, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं भाभी। आनंदी बहुत मनाने के बाद अंत में कह देती है, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे बढ़ाया तो जब तक मुझे मालूम ना हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ, तुम्हारे लिए मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है भैया। श्रीकंठ यह सब देखकर भाव विह्वल हो उठा। उसका हृदय पिघला, दौड़ कर आया, लाल बिहारी को अपने सीने से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी बोला, भैया अब कभी ना कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा, इसके सिवा कोई भी दंड देना मुझे स्वीकार है। श्रीकंठ बोले, लल्लू इन बातों को भूल जा, भगवान चाहेगा तो अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। बेनी माधव सिंह बाहर से खड़े खड़े यह दृश्य देख रहे थे। कहते हैं ना, एक पिता को सबसे बड़ा सुख होता है यदि उसके बच्चे एक साथ मिलकर रहें। बेनी माधव सिंह की आंखों में आंसू आ गए और वहीं से चिल्ला उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ा हुआ काम बना लेती हैं। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।